इस सत्य को स्वीकार करने में समय लगेगा कि अब सीताराम हमारे बीच में नहीं है। तीन हफ्ते के अंदर अंदर ही कल उनकी बीमारी भी हो गई, हॉस्पिटल के अंदर एक बार बल्कि लगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य की डेथ हो चुकी, उनके लिए शोक सभा का संदेश देना है। हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने एक वीडियो अपना जारी किया, तब एक लगा था कि वो आईसीयू से बाहर आए हैं, शायद वो रिकवर कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और सारे के सारे देश के लिए मेरे जैसे अनेकों लोग होंगे जो अपना व्यक्तिगत हानि भी महसूस करते हैं। पूरे देश के जनतांत्रिक आंदोलन के लिए, धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए, वामपंथी आंदोलन के लिए, हमारी पार्टी के लिए वास्तव में अपूर्णीय क्षति है। ऐसे ही कोई सीताराम नहीं बन जाता है, उसकी कोई निकट भविष्य में भी बदल नजर नहीं आती। और हमारा क्योंकि हरियाणा का सीताराम से बहुत लंबा एक रिश्ता रहा है, छात्र जीवन से ही 80-81 से लेकर के 81 से लेकर के मैं साफ तौर पे कह सकता हूं, क्योंकि मैं स्टेट प्रेसिडेंट एसएफआई का बना था, तब से लेकर वो एसएफआई की तरफ से जो ऑल इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे अखिल भारतीय एसएफआई के स्तर के ऊपर, तो वो इंचार्ज भी थे हरियाणा के। में कैंप लगता था, 3-4 दिन का हम कैंप करते थे एजुकेशन। उसके साथ ही साथ उसमें कुछ श्रम योगदान का भी काम होता था। तो उस स्कूल के अंदर सीताराम येचुरी को आना था। एक वेद गुप्ता थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनका भी हमारे बहुत ज्यादा योगदान है। इन दोनों साथियों को हमारी अलग अलग विषयों के ऊपर शिक्षा लेनी थी। अब फतेहाबाद का गांव है, सुबह की उनकी क्लास है, तो ये सोच के कि सुबह तो नहीं पहुंचा जा सकता, उनमें तो फोन फान का भी चक्कर नहीं होता, तो दोनों साथी रात पहुंच गए फतेहाबाद। बस लेट होगी, रात 12 बजे। फतेहाबाद का बस अड्डा नया नया बना था, जब तक चालू भी नहीं हुआ। वहां बर्थ जैसे बनी होती है ना, सारी रात दोनों ने उस बर्थ के ऊपर जो सीमेंट की बनी होती है वहां काटी। सुबह पुलिस वाले उठाए, भैया आदमी कौन है, मतलब ऐसे। और वहां से पैदल चल के सुबह सुबह ये गांव है जो आपका अपरतिया की तरफ चलते हैं, बड़ा सा गांव है अहरवा में हमारा क्लास था। आप देखियो फतेहाबाद से अहरवा दोनों पैदल चल के सुबह सुबह 6 बजे पहुंच लिए। तो हर तरह से सादगी के साथ, और ये कम्युनिस्ट आंदोलन की लंबी परंपरा है, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह से बसों में सफर करते हुए, लोग अचंभित रहते थे, मेंबर पार्लियामेंट ये सब बसों में चलते हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीताराम, और ये भी हमारी हिस्ट्री है कम्युनिस्ट पार्टी की, ये उनकी जो बौद्धिक, मैं कहूंगा कि जो बहुत बड़ी शख्सियत, हालांकि अपने स्कूली टाइम पे भी पूरे इंडिया के बोर्ड में वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, पूरे देश में। व्यक्तिगत तौर पर उनके सामने कैरियर का कोई झंझट नहीं था, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत अर्थशास्त्र के विद्वान थे, वो सब था। लेकिन वैचारिक रूप से जिस रास्ते के ऊपर वो चले, उन्होंने अपनी पीएचडी को भी रास्ता छोड़ दिया। और मार्क्सवाद के सिद्धांतकार के रूप में उनकी आज भी पूरी दुनिया में एक पहचान है, बड़ा योगदान है। छोटी उम्र है, सबसे छोटी उम्र का आदमी हमारी पार्टी का केंद्रीय कमेटी, 32 साल का केंद्रीय कमेटी में बनना कोई मामूली बात नहीं। और फिर बहुत जल्दी पॉलिट ब्यूरो के अंदर आए। लेकिन पॉलिट ब्यूरो में आने से पहले जो हमारी पार्टी के साथी, उनको पता है कि हमारी पार्टी के अंदर जो 3 साल के अंदर कांग्रेसीज होती हैं, अखिल भारतीय अधिवेशन जो होता है, उसके अंदर कुछ रिपोर्ट जो भी रखी जाती है, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रखता है या पार्टी का कोई पॉलिट ब्यूरो का मेंबर रखता है। लेकिन जो 14वीं पार्टी कांग्रेस थी,
मद्रास के अंदर हुई 92 में, जिसमें वो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर बने गए। जब तक पॉलिट ब्यूरो के मेंबर नहीं थे, लेकिन एक बड़ी घटना दुनिया में घटी थी और वो था सोवियत यूनियन का पतन, सोवियत रूस का पतन, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया और खास तौर पे कम्युनिस्ट आंदोलन को पूरी दुनिया के बहुत बड़ा उसका झटका लगा। और सोवियत संघ के भाई बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। चलिए, पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन के खिलाफ एक बहुत आक्रामकता के साथ एक वैचारिक हमला बोला गया कि समाजवाद फेल हो गया, एक सपना था टूट गया, खत्म हुआ। और इसी से उभर के आया था ये नारा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। अब इसका कोई विकल्प नहीं है। जो व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था जो दुनिया के अंदर है, इसका कोई विकल्प नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। ये इतिहास का अंत है अपने आप में, इसका कोई बदल हो नहीं सकती। और यहां से ही नव उदारवाद का ये पूरी दुनिया में जो आज जिसका डंका बज रहा है, ग्लोबल वर्ल्ड का नारा, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, खोलो तमाम अपनी जो सीमाएं हैं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के लिए, ये तमाम का तमाम लिबरलाइजेशन का जो आया दौर, ये सोवियत संघ के पतन के बाद बहुत आक्रामकता के साथ आया। बहुत ही मायूसी थी जो प्रगतिशील वामपंथी क्रांतिकारी ताकतों के अंदर उस समय के ऊपर। यह घटनाक्रम जो घटित हुआ है, उसका विश्लेषण, पूरा अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय परिस्थितियों के ऊपर उनकी कितनी निकटता की दृष्टि थी कि वहां उस समय के ऊपर दुनिया की पहली पार्टी है CPIM, जो सोवियत यूनियन के पतन के बाद एक विचारधारात्मक प्रस्ताव लेकर के आती है मद्रास में 1992 में। और सीताराम येचुरी जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर भी नहीं है, उन्होंने वो प्रस्ताव पार्टी कांग्रेस के अंदर रखा। आज भी पूरी पार्टी का नेतृत्व उसकी संस्मृतियों में जो भी लिखते हैं सब ये कि उनका जो योगदान था विचारधारात्मक मसलों पर, बुनियादी जो उनका अध्ययन था, उसका बहुत बड़ा योगदान था उसको फ्रेम करने में, जिसकी उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन पहली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की जिसने ये सोवियत संघ के गठन के बाद, विघटन के बाद जिस तरह की आक्रामकता पे प्रस्तुत की गई थी, समाजवाद को विफलता की तरह से पेश किया गया था, उसके बारे में कहा गया कि रूस के अंदर ये समाजवाद फेल नहीं हुआ है। समाजवाद एक श्रेष्ठ व्यवस्था है, उसने प्रमाणित किया है पूरी दुनिया के सामने। 70 साल का इतिहास है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, उसने प्रमाणित किया है। आज भी वो सर्वश्रेष्ठ है। ये जो पतन हुआ है समाजवाद का सोवियत रूस के अंदर, वो समाजवाद का पतन ना होकर के असल में समाजवाद के रास्ते से भटकाव का नतीजा है, जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर तो लगातार धीरे धीरे स्थिति में पहुंचा कि जिसमें उन्होंने खास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत के रूप में विजयी होकर के आए थे, नाजी जर्मनी को हराया था, जिसके सामने तमाम उस समय की जितनी भी ताकतें थी वो सरेंडर कर चुकी थी। सबसे बड़ी कुर्बानी थी रूस की दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने में। उससे एक भटकाव की स्थिति की शुरुआत होती है, जिसमें यह कहा कि हमारे सामने अब कोई दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है समाजवाद, अब उसका कोई पलट नहीं हो सकता। कोई अपने आप दुनिया इसको पहचानेगी और साम्राज्यवाद की ताकत तो इसी रहेगी जिस कोर्ट के बटन के बराबर है। उन्हें बंद कर लो, खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बड़ी ताकत। यहां से लेकर के धीरे धीरे क्रांतिकारी पार्टी का कैसे पतन होता है कि वो अपनी जनता से, क्योंकि कोई प्रतिक्रांति नहीं हुई, रूस के अंदर जनता सड़कों पर नहीं आई थी कि उसके विरोध में आके खड़े हो गए होंगे। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों ने डेजर्ट किया, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे, पार्टी के अंदर से ही जो करप्ट हो चुके लोग थे, उन्होंने ही एक मौके का फायदा उठा करके सत्ता के ऊपर, जिसमें लोग निहत्थे थे, मूक दर्शक बने रहे पूरी तरह से। तो खैर उसके पूरे विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन उसकी पूरे परिघटना को
विश्लेषण करते हुए वहां से नारा दिया गया, जो टीना था, देयर इज नो अल्टरनेटिव का जो नारा था, उसकी जगह विकल्प का नारा दिया, सोशलिज्म इज द अल्टरनेटिव, समाजवाद ही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं। और साथ में ये कहा कि ये जो आज डंका जो बज रहा है, जो बात कर रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था मानव समाज की समस्याओं का निदान करने में अक्षम है, बल्कि उनका जिम्मेदार है। ये संकट बढ़ेगा और वर्ग संघर्ष तीखे होंगे। उसी के चलते हुए आखिरकार दुनिया में इस व्यवस्था की बदल और कोई नहीं हो सकती जो शोषण पर टिकी हुई है, जो संकट पर टिकी हुई है, वो है समाज। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी सम्मेलन किया गया, वो सारी चीजें मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो उस समय पे कही थी, बहुत लोगों को उसके ऊपर उस समय विश्वास नहीं होता था, लेकिन 2008 तक न उदारवाद का प्रभाव के चलते पूरी दुनिया में बहुत इल्यूजन्स थे, भ्रम पैदा हुए, अपने देश में भी नई पूंजी आएगी, नया विकास होगा, कुछ उसके हुआ भी, और खास तौर पर मिडिल क्लास के अंदर पढ़े लिखे लोगों में जहां से प्रगतिशील विचार पैदा होते थे, वो तो बड़ा हिस्सा एक तरह से बह गया कि भाई नए अवसर मिले हैं। लेकिन 2008 के आते आते वो व्यवस्था का किस तरह से जो संकट पैदा हुआ, दुनिया का सबसे, अमेरिका के अंदर से वो संकट शुरू हुआ, पूरे यूरोप में है, और आज तक भी 2008 से लेकर के अब तक भी उस संकट से निकल नहीं पाए हैं। 2008 से पहले की जो अर्थव्यवस्था थी विकसित देशों की, उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए। उस समय पर भी हमारी सीताराम जी के नेतृत्व में फिर एक प्रस्ताव पेश किया गया कि युद्ध संकट जो आज है 2008 का, युद्ध संकट कोई मामूली नहीं है। ये पूंजीवाद में बार बार एक साइकिलिक सर्कल आता है अति उत्पादन का, 5-7 साल के अंदर होता है, क्योंकि कोई प्लांट इकोनॉमी तो है नहीं। ये वो संकट नहीं है जो 2008 से शुरू हुआ है, ये एक व्यवस्था का ही संकट है। इस संकट से निकलने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे न उदारवाद के तहत, युद्ध संकट और गहरा होगा, इस तरह निकला नहीं जा सकता। इसका एक ही विकल्प है, वो है इस व्यवस्था को बदला जाए। और वो साफ तौर पे हमें दिखाई दे रहा है कि आज ये संकट इस रूप में गहरा है कि पूरी दुनिया में आप उठा लो, अमेरिका समेत, हमारे भारत समेत, आज सबसे ज्यादा असमानता, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, ये सब पैदा हुई। हालांकि एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखोगे कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी जो कुछ भी आया उसका प्रयोग करते हुए, वो अमेरिका हो चाहे भारत हो, सबसे ज्यादा आज कॉरपोरेट, बड़ी पूंजी, उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ, और वो तमाम तरह से उसमें लोगों को रोजगार से हटाना है, वेतनमान कम करना है, रोजगार कच्चे की जगह पक्का करना है, सामाजिक सुरक्षाएं जो थी पहले, वो चाहे पेंशन है, जो मेडिकल बेनिफिट है, वो जो कुछ भी है, उन सब पर कटौतियां हैं। ये ट्रेंड पूरी दुनिया में है, अपने देश में भी, और जिसके नतीजे के रूप में आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ दौलत का अंबार है और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सारी दुनिया में ही वेतनमान ना सिर्फ फ्रिज है। आप देख लियो, आज से 60 साल पहले अमेरिका में जो वेतन थे एक मजदूर के, आज उस तक कम वेतन है। वेतनमान घटे हैं, रोजगार घटे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, असमानता बढ़ी है। और इस संकट का, इस वजह से अगला संकट यो है कि जब लोगों की रोजगार नहीं है, रोजगार कम हो रहा है, लोगों के वेतनमान कम हो रहे हैं, तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो रही है। खरीदने की क्षमता कम हो रही है तो सबसे बड़ा संकट का कारण यह बन जाता है कि मुनाफा तो जब मिलेगा जब वह बनी और चीज बिकेगी, और बिके जब लोगों की खरीदने की क्षमता हो, क्षमता लगातार कम होती जा रही है। तो मार्केट के अंदर आज ये क्राइसिस लगातार और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। इससे उभरने का तरीका है आज पूरा अमेरिका के नेतृत्व में जो साम्राज्यवादी खेमा जिसने पूरी दुनिया का जिसको दोहन किया था, आज वो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं। नाटो को, जो उनका एक सैनिक गठजोड़ है, उसको लगातार मजबूत करते हुए, और दुनिया में कोई उनके मुकाबले कोई ताकत खड़ी ना हो सके,
जैसे चीन एक ताकत बन के उभरी है, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरी है, समाजवादी रास्ते पर है, ये अपने आप में एक चुनौती है। इसको कैसे अलग थलग किया जाए। रशिया अपने आप में एक बड़ा देश है, जो एक अमेरिका के समकक्ष जो कह सकता है, जिसके पास एक सैनिक शक्ति है, उससे कैसे पार पाया जा सके। इन सब प्रयासों के चलते है आज ये 2 साल तो ऊपर हो गया जो यूक्रेन के अंदर लड़ाई चल रही है। यार रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई नहीं है, ये असल में अमेरिका के नेतृत्व में तमाम साम्राज्यवादी खेमे की यूक्रेन की धरती पर रूस के साथ लड़ाई है। रूस के अंदर, ताकि वो अपने पक्ष का राजनीतिक बदलाव कर सके, ताकि चीन को आसानी से रोका जा सके, अलग थलग किया जा सके, मात की जा सके, उस चुनौती को रोका जा सके। 2 साल से ज्यादा हो गया। यूक्रेन को तमाम तरह का पैसा, हथियार, सब कुछ है। सब संधियां जो जितनी थी तोड़ दी गई। ये उस समय के ऊपर 92 में संधि थी कि हम नाटो का विस्तार पूर्व की तरफ नहीं करेंगे, लेकिन रूस, सोवियत रूस से अलग हुए जो देश थे, एक के बाद एक नाटो का हिस्सा बनाते गए। अब यूक्रेन की बारी थी, तो बिल्कुल रूस की बॉर्डर के ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, यह अपने आप में रशिया के लिए बड़ी थ्रेट, जो इसका कारण बना है। मैं उसके और विस्तार में जा रहा हूं। दूसरा, आप ये जो आज चल रहा गाजा के अंदर, साल तो ऊपर हो गया। सारी दुनिया में अमेरिका ने जनतंत्र के नाम पर, मानवाधिकारों के नाम पर किसी के ऊपर भी बंदी लगा दो, वहां क्योंकि जनतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, वहां नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। कितने देशों के ऊपर चढ़ाई की है, अनेकों देशों के नाम है। लेकिन आज जो गाजा में हो रहा है 7 अक्टूबर की घटना के बाद, और वह हुआ भी क्यों कर, यो इजराइल बसाया क्यों कर गया था। इजराइल तो 48 में बना है भाई, अमेरिका के द्वारा बसाया गया है, अमेरिका ब्रिटेन के द्वारा बसाया गया है। जिनकी धरती पर बसाया गया, इनकी तो 2-3% पॉपुलेशन थी जूस की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बाकायदा जूस को, ब्रिटेन उस समय पर बड़ी ताकत थी, उनको बसाया गया यहूदियों को। और धीरे धीरे स्थिति यह हुई कि ये सारा, जिसको आप मिडिल ईस्ट कहते हैं, जो जिसने काला सोना जड़ा है, इनके बीच में यह एक चौकी स्थापित की इजराइल के नाम के ऊपर, जो अपने आप में इजराइल, ये जो इतना बड़ा आज उसका रुतबा बना रखा है, उसके पीछे अमेरिका, पूरा जो आयरन डोम जो खड़ा किया गया उसकी सुरक्षा का, वो सारा अमेरिका ने खड़ा किया। जितने भी अरब के देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, उनके बीच में उसकी एक बड़ी एक चौकी है, या अमेरिका की। आज देखिए, आप सोचिए कि इजराइल यूएनओ के तमाम प्रस्तावों की अनदेखी करके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने कह दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ने, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कह दिया कि जो इजराइल कर रहा है यह जनसंहार से कम नहीं, इसको रोका जाना चाहिए। कोई परवाह नहीं है। हिमाकत यहां तक है, मतलब आप देखिए कि वहां कितने लोग, आज पूरा का पूरा गाजा पट्टी, जिसमें 15 लाख के आसपास लोग हैं, तहस नहस कर, मतलब बिल्कुल जो कहा ना, जिसको आपने सारा डबरीज के अंदर जो उसमें मलबे के ढेर में बदल दिया। 43 हजार लोग, जिसमें आधे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आधे से ज्यादा, क्या आतंकवादी है। उनके स्कूलों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर बम मारे जा रहे हैं, और उनका कोई उनके खिलाफ रोकने वाला नहीं। और अफसोस की बात यह है कि इजराइल ने यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी, आप देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जनरल सेक्रेटरी, जो यह कहता है कि भाई कम से कम, अब मानो यार, उनको पानी नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, यूएनओ के ही जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उसके ऊपर वो अपनी टिप्पणी करता है कि ये जो घटित हो रहा है ये रोका जाना चाहिए। ये सारी जो बातें हैं, आखिरकार क्या किया कि यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी पर प्रतिबंध लगा दिया, इजराइल की धरती पर पैर नहीं टेक सकता। यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स है लेबनान में, 10,000 फौज है, शांति स्थापित करने के लिए गई है। 54 देशों के फौजी हैं उसमें, हिंदुस्तान के भी 903 फौजी हैं उसके 10,000 के अंदर,
हिंदुस्तान के लिए। उस यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर जाकर के अटैक करता है इजराइल। मूक दर्शक बने बैठे, क्या यह मानव अधिकारों का आनंद नहीं है? अंतरराष्ट्रीय फौज है, यूएनओ की बनाई ओर है, शांति स्थापित करने के लिए है। यूएनओ की तरफ से मेडिकल एड गई है, डॉक्टरों के ऊपर मारा जा रहा है, उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं। उस सब के बावजूद अमेरिका की संसद में नेतन्याहू को बुलाया जाता है और खड़े होकर तालियां पीट करके बार बार उसके भाषण में उसका स्वागत किया जाता है। यह आज स्थिति है। भारी क्या बनी हिंदुस्तान की? भारत जो देश 48 का 47 में आजाद हुए, 47 में यूएनओ में प्रस्ताव आया था इजराइल को बनाने का नारा। उस समय फक्र के साथ कह सकते हैं हमने उस प्रस्ताव का विरोध किया था हिंदुस्तान में। यह गलत है। फिलिस्तीन की धरती के ऊपर उनका बड़ा हिस्सा 93%, 53 टोटल जमीन का इनको दे दिया। भारत उस समय के ऊपर नया नया आजाद हुआ देश, अगस्त में आजाद मिला है, अक्टूबर में वोट पड़ी, अक्टूबर नवंबर में आप उसका विरोध करें, उसके खिलाफ वोट करें। वर्षों तक हमने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं रखे। हम फिलिस्तीन की जनता के साथ थे, फिलिस्तीन की आजादी के पक्ष में थे, क्योंकि हमने भुगता था साम्राज्यवाद की या जो चाल है विभाजन की, लोगों को आपस में बांटो और उसके आधार के ऊपर अपनी वर्चस्व को बना के रखो। तो ये जो दो राष्ट्रों का सिद्धांत जिस तरह से बनाया गया आप उसके खिलाफ हमने उस समय पर भी भारत इसके साथ था। लगातार यूएनओ में भारत पहलकदमी करता था कि फिलिस्तीन को आजादी मिलनी चाहिए। आज देश की हालत क्या है? ये सारी उदारीकरण की नीतियों के प्रभाव के रूप में मैं आज कह रहा हूं कि आज जो बीजेपी जो सत्ता में आई है, हालत यह है कि हमारा प्रधानमंत्री पहली बार है इजराइल में जाता है लेकिन फिलिस्तीन नहीं जाता। आज इजराइल के साथ भारत का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार हिंदुस्तान है। आज लड़ाई चल रही है, हम फिलिस्तीन के साथ होते थे, आज भारत इजराइल को हथियार भेज रहा है। हालत यह है कि जो जनरल सेक्रेटरी यूएनओ का जिसके ऊपर प्रतिबंध इजराइल ने लगाया, पीस कीपिंग फोर्स जिसमें भारत के भी सैनिक है, उसके ऊपर हमला किया, इसके खिलाफ एक प्रस्ताव चिली छोटा सा देश है लैटिन अमेरिका का, वो एक प्रस्ताव लेकर के आया। 104 देश उस पर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन भारत उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहा। ये भारत की आज स्थिति क्या है कि जो जुल्म हो रहा है पूरी तरह से मानवता का अब एक बड़ा बहुत अपराध किया जा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके खिलाफ अपना दे चुका है, यूएनओ में पास हो चुके, तमाम उसके बावजूद भी अमेरिका के साथ आज हमारी ये स्थिति। पूरी दुनिया के स्तर पे आज इस संकट का लोग जो आज बेरोजगारी, ये जो संकट बढ़ रहे हैं, वेतन नहीं बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही है, पूरा यूरोप में चल रहा है, हाहाकार है, प्रदर्शन है, सब है। इस सब के अंदर एक राजनीति है जिसको आप कहते हैं दक्षिण पंथ के अंदर, कि या हम जो कह रहे थे कि व्यवस्था का संकट है या व्यवस्था बदले संकट मिटेगा, और जो जिसने व्यवस्था के तहत जिनके मुनाफे बढ़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं व्यवस्था का नहीं संकट। ये संकट इस वजह से है कि ये भारत के लोग, एशिया के लोग, अमेरिका वाले ये कहते हैं, ट्रंप यू बोलता है, ट्रंप कहता है यू संकट हमारे यहां बेरोजगारी का इसलिए कि हमारा रोजगार ये खा गए, बाहर के लोग आगे ये ले गए हमारा, ये मुसलमान है ये ले गया हमारा, एशिया के लोग ले गया हमारा। काले और गोरे का सवाल ये अमेरिका का, पूरे यूरोप में आज जितने भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ, इटली हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सब जगह ये फांसीवादी नई हिटलरवादी ताकतें, या इटली के अंदर पहली बार आप जहां से मुसोलिनी बना था, पहली बार ये ब्रदर्स ऑफ इटली के नाम से जो प्रधानमंत्री बनी है, ये बिल्कुल मुसोलिनी की पार्टी, ये ताकतें उभर रही। ये संकट का ही रूप है। लबादा जनतंत्र का उतार के फेंक दिया, खुल करके मानव अधिकारों का सबका फेंक दिया। जो अपने आप में झंडाबार दुनिया के अंदर कहते थे, आज वो खुल के नंगे रूप में। हालत यह है कि फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के पक्ष में अमेरिका समेत लाखों लाख लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन इस स्थिति में उतरे
कि फ्रांस जैसा देश, जर्मनी जैसा देश, जिसने एक समय पे म्यूजियम बनाया था, कल न कोई भी हिटलर ना पैदा हो सके, वहां जर्मनी के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनों के ऊपर प्रतिबंध। हिंदुस्तान में आज भारत गणतंत्र है, फिलिस्तीन के समर्थन में आप लगातार बोलते आए और प्रदर्शन करके दिखा दो, प्रतिबंध है, घोषित नहीं है, अघोषित रूप से पूरी तरह से इजरायल। ये जो नाजीज्म का जो पूरा का पूरा वही मॉडल आज नेतन्याहू जो वहां पर जो चल रहा है वही हिंदुस्तान के स्तर पर चल रहा है। तो इस मौके के ऊपर सीताराम येचुरी का जो सबसे बड़ी लॉस की बात जो हम कह रहे हैं वो ये है कि वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले, अटल बिहारी सरकार बनी भी नहीं थी, ये जो घटना घटित हुई थी ये मस्जिद को तोड़े जाने का, तब से उन्होंने पहचाना था कि हिंदुस्तान में ये फांसीवादी ताकतें ये आगे बढ़ रही है। उस समय के ऊपर आरएसएस की जो किताब का हवाला दिया, जो आरएसएस छापता नहीं उसको, उनका गोलवर्कर सिद्धांतकार बड़ा रहा, उस किताब को उन्होंने निकाला और उसके ऊपर अपना एक पूरा देश के सामने रखा। क्या है इनका विचार, ये हिंदुत्व का जो विचार वो क्या है, वो लगातार उन्होंने उसके ऊपर लिखा है। लोकलहर के वो संपादक रहे, किताबें लिखी, और इस आधार के ऊपर तमाम जितनी सेकुलर ताकतें हैं उनको एकजुट होकर के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। उस समय कॉमरेड सुरजीत, कॉमरेड ज्योति बसु, उनके साथ रहते हुए भी इन्होंने यूं कह सका आप हम सब की जो मिली जुली जो भी थी वो सारी इन्होंने अपने व्यक्तित्व के अंदर शामिल की। और आज पूरे देश के स्तर पर जो खतरा है, जो आप देख रहे हैं, जो विभिन्न रूप में अपने सामने आ रहा है कि किस तरह से आज ये कॉरपोरेट का पैसा जो पूरी दुनिया के ऊपर जिसमें चर्चा कर रहा हूं, वो राजनीति को किस तरह की राजनीति उसकी जरूरत बनी हुई है। यह कोई करिश्मा मोदी का नहीं है, ये कोई बीजेपी का नहीं है, ये शासक वर्गों की पैदाइश है, उन्हीं की स्पॉन्सर्ड है। क्योंकि लोगों के बीच में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर विभाजन करो, बांटो, लड़ाओ और देश के संसाधनों को उनके हवाले करो, और एक निरंकुश सत्ता ये एक आसान बना देती है ये राजनीति उनकी लूट को। जो आज सीधे तौर पर कहा जाना कि ज्यादा लोकतंत्र भी खतरे में, तो आज इसके लिए तमाम ताकतों को लगातार कोशिश करते हुए ये इंडिया ब्लॉक के रूप में संगठित करने में, आर्किटेक्ट के रूप में कह सकते हैं, हमारी ताकत से उस तरह से आप कह सकते हैं इलेक्टोरली तो पहले से कम हुई है, लेकिन इस मामले में तमाम पार्टियों के साथ उनका तालमेल रहा और ये एक इंडिया गठबंधन के रूप में अस्तित्व में आया। आज उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सभी पार्टियां इस बात की कमी महसूस करती हैं और सारे देश के लिए चुनौती। अब आप हरियाणा का ही देख लो, आप ताज़ा ताज़ा चुनाव हुए हैं, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। सभी ये कह रहे थे, सारे विशेषज्ञ कह रहे थे, जो विश्लेषण करता राजनीति के, एग्जिट पोल क्या रहा, ओपिनियन पोल क्या, सब कुछ बीजेपी हार रही है, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ये सब कुछ है। लेकिन इस सब के बावजूद बीजेपी जीती है। लोग स्तब्ध हैं, चौकन्ना, मतलब एकदम से अचंभित हैं, ये क्या बनी भाई गेल। अब इसमें सिर्फ ईवीएम का खेल, सिर्फ ईवीएम तक ही कोई अगर अपने आप को सीमित करके रख लेगा तो अपनी सच्चाई से मुंह फेरने वाली बात है। ये जो राजनीति है आरएसएस की, जो नीचे के स्तर पर, जो पूरे 10 साल के शासन काल में आप देखें, पूरे हरियाणा में सारे जितनी भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब आरएसएस के गड्ढे बन गए। सांगठनिक तौर पर, वैचारिक तौर पर इन्होंने इन 10 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर अपनी सांगठनिक ताकत को मजबूत किया, सांगठनिक नहीं, वैचारिक भी। और काफी हद तक मैं कह सकता हूं बहुत बड़ा विपक्ष उनके सामने एक तरह से आप कह सकते हैं समर्पण कर चुका है, वैचारिक रूप से। वैचारिक रूप से वो हिंदुत्व के ठेकेदार बन गए, और वह हिंदू है तो हम भी अपने आप ने हिंदू दिखावा। वो एक मंदिर में जाता, 2 में मैं भी जाया हूं, अपने आप को हिंदू साबित करने में लग गए। होना यूं चाहिए था, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू के ठेकेदार नहीं है, ये हिंदू धर्म का के लिए भी खतरा है। वैचारिक तौर पर यह हमला जब तक इनके खिलाफ नहीं होगा, यो एक आवरण है, यो नकाब है धर्म का। असल में यो नकाब ओढ़ कर धर्म का सबसे बड़ा पाप का काम ये कर रहे, देश के अंदर ही बंटवारा, देश के लोगों के बीच में ही ये देश को खोखला कर रहे हैं ये ताकत। और देश भक्ति का सर्टिफिकेट दे सबने,
तो इस मामले के ऊपर आज सबसे ज्यादा बड़ी जो नीचे नीचे, इसी तरह से जाट का किया। हरियाणा के अंदर जाट गैर जाट 35 का नारा कौन लेकर आया था? फिर यूपी में चले जाओ, उड़े यादवा के खिलाफ है। ये महाराष्ट्र में चले जाइए, उड़े मराठाओं के खिलाफ है। जड़े जड़े भी देखो न, फिर एससी के अंदर भी जाटों और गैर जाटों के बीच में है, ओबीसी में यादव और गैर यादव के बीच में है, अलग अलग जातियों के बीच में है। ये तो देश के स्तर के ऊपर तमाम की तमाम हमारी जो विरासत रही, आजादी के आंदोलन की जो विरासत है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, क्योंकि हमारे पुरखों ने इस देश को जोड़ा था भाई। छुआछात के खिलाफ, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए तमाम जाति, तमाम धर्मों के लोग, तमाम भाषा भाषी लोग वो देश की आजादी के आंदोलन में आए। उसी विरासत को आज उस पर हमला है। तो इसलिए आप सीताराम को याद करते हुए उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है कि हम सब जो साथी यहां बैठे, तमाम ताकतें जो भी आज इस देश को प्यार करती है, जो इस देश के अंदर ये जो अनेकता में एकता जिसका नाम भारत है, दुनिया में एक विविध देश, एक मतलब विरला देश जो बना, जो इसके पक्षधर है, जो भारत में लोकतंत्र को देखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, उन सब को मिलकर के वामपंथी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष तमाम ताकतों को आज एकजुट होकर के अपनी अपनी संकीर्णताएं छोड़ करके, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति ये भी हमारी, क्योंकि राजनीति इतनी ज्यादा पतन और इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि मेरा अपना कैरियर बनना चाहिए, दूसरे के कंधे पे पैर धक के भी आगे चढ़ जाओ। आप चुनाव में देखा है, हार का प्रमुख कारण है एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा, और एंटी बीजेपी वोटों में बंटवारे का मतलब है बागी, एक ही पार्टी के बागी, और उनमें पार्टी के भीतर खुद की ऐसी है कि मेरा कैंडिडेट नहीं तो दूसरे वाले ने हराने का ओछापन है। ये स्वार्थ है, इस तनियारा और कुछ नहीं है। कोई वैल्यूज नहीं है, कोई आज चुनौती किस रूप में है उसके हिसाब से मैं मुख्यमंत्री कि वो मुख्यमंत्री, वो बनेगा कि वो बनेगा, आड़ा आगे बात, इस तो बात नहीं बढ़ेगी। कड़वी लागती होगी, कांग्रेस के पार्टी के साथ ही बैठे हैं, पर सच्चाई ये है कि कोई संगठन नहीं है 10 साल तक, आगे लगा तलेता ही चले गया, पन्ना प्रमुखता ही। आप बड़ी पार्टी हैं सैद्धांतिक तौर पे, क्योंकि आजादी के आंदोलन से आपकी वो जुड़ी हुई है। उन्होंने तो नेहरू पर हमला कर दिया, उन्होंने गांधी पर हमला कर दिया, और उस गांधी नेहरू की पार्टी उसको डिफेंड नहीं कर पा रही है। कोई न्यू नेहरू बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग भी आज उसको डिफेंड नहीं करते। यह पतन का दृश्य, अपनी अपनी वो दिखाई देती। तो माफ करना, लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि अगर आपने आज इन मूल्यों को, जिसकी स्थापना हुई थी, ये संविधान जिसको हम याद करते हैं, ये वो नेहरू है कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बनाने की सबसे प्रमुख जिम्मेवारी किसकी थी? किसने किया? नेहरू ने किया। उनको बाकायदा मेंबर पार्लियामेंट बना के लेके आया। वो तो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे ना, वो तो आलोचक भी थे, गांधी के भी और नेहरू के भी। उसके बावजूद भी उस आदमी की यह खासियत थी कि अपनी आलोचना को भी सुनना, उसको वैल्यू करना, उसको ऑनर करना, जगह देना। अंबेडकर को संविधान सभा के अंदर लेके आए, अध्यक्ष बनाया। ऐसे ही नहीं, जिस देश को खड़ा करने में हमारी रही है राजनीतिक मतभेद, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा योगदान है जवाहरलाल नेहरू का। इतनी ज्यादा बंटवारे देश के अंदर थी, इतनी रियासतें थी, क्या क्या नहीं था, सबके बावजूद। खैर, आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मिल करके जात के, धर्म के ये जो बंटवारे, अरे 1 मिनट के अंदर इतना है तो आप सीटू यूनियन बढ़ावा, किसान सभा आंदोलन करा, और फिर वह सारी की सारी नीचे जाकर जात के कगड़ुए ठेकेदार, अब वो किसान नहीं बचा, वो राजपूत हो गया, वो ब्राह्मण हो गया, वो अहीर हो गया, जाट हो गया, वो गुज्जर बना दिया, जात में रहेगी, किसान ना रहा। वो जो मजदूर जिसका सूटता रहे, वेतन नहीं बढ़ रहा, 12-12 घंटे की ड्यूटी है, वो बना दिया, वही वाल्मीकि हो गया, चमार हो गया, फलाना हो गया, झगड़ा हो गया, आपस में बांट दिया। यह बात लोगों के बीच में आज लेकर के जानी पड़ेगी, एकताबद्ध होकर के। वैचारिक तौर पर सबसे बड़ी चुनौती, और यही सच्ची श्रद्धांजलि है आज सीताराम येचुरी के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं अपनी तरफ से
पार्टी की राज्य कमेटी की तरफ से कॉमरेड सीताराम येचुरी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।